स्तंभन कर्म के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए भाई। शीतम मंदम मृदुश्लक्षणम सूक्ष्मम रुक्षम द्रवम स्थिरम। नेक्स्ट लाइन से यद द्रव्यम लघु च उद्दिष्टम प्रायः तत् स्तंभनम स्मृतम। चरक संहिता सूत्र स्थान 21वां अध्याय। अब देखिए कितनी, मतलब आप सोचो कि आचार्यों को कितना ज्ञान था। अब आप सूक्ष्म गुण को देख रहे हैं, कई जगह में आ रहा है। स्तंभन में भी सूक्ष्म गुण है, स्वेदन में भी है और स्नेहन में भी है, नहीं है? ऐसे ही देखो द्रव गुण स्वेदन में भी है और स्तंभन में भी है, स्थिर गुण दोनों में भी है। क्यों? देख पर अब आप देखो बोला सर गुण भी देखो, सर जो है स्नेहन में भी है और स्वेदन में भी है। अब आप बड़े चक्कर में, अगर इसको गुरु ना पढ़ाए तो आपको यही लगता है ये तो अजीब बात है। अब इस स्वेदन में भी और स्तंभन में भी है ना। तो अब आपको यहाँ पे इसीलिए कहाँ पे वो शब्द दिया हुआ है, उस शब्द का वहाँ पे क्या अर्थ होगा ये जानना जरूरी रहता है। तभी आप शास्त्र के कहे हुए वचनों को यथावत समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ का कुछ समझ जाएंगे। अब यहाँ जो स्तंभन है वो क्या है? जैसे आपने स्नेहन पढ़ा कि यहाँ कठिनता का नाश करके द्रवीभूत करना होता है। स्वेदन में आपने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड हैं उनको लिक्विफाई करना, और स्तंभन में इसका उल्टा है, जो लिक्विड है उसको सॉलिडिफाई करना है। ठीक है। दूसरा स्तंभन, जैसा कि हम पहले भी पढ़ा रहे थे या बताए होंगे कि किसी भी गति का नाश करना है ना, गति को रोकना जो है वो स्तंभन करना है। अब वो रोकने के लिए कई प्रोसेस हैं, कैसे रुके। तो देखो, अगर आप खुद ही थोड़ा सोच के देखो, अगर किसी लिक्विड चीज़ को सॉलिड कर दो, उसकी गति बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? घट जाएगी। स्तंभन करो। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही अगर कहीं पे मार्ग का संकोच कर दो तो गति घट जाएगी। अब आपको लगेगा कि मार्ग का संकोच करने से तो गति बढ़ जाती है। यहाँ तात्पर्य किस वाले का है कि मार्ग अवरोध होने लगेगा, इसलिए गति रुकेगी, है ना। जैसे अगर आर्टरी कट गई तो ज़्यादा ब्लीड करेगी। अब आप उसको क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं या स्टिच लगा देते हैं, तो अब उतना वो ऊजिंग नहीं होती, उससे कम होने लगती है। छेद जो है वो छोटा पड़ने लगता है, तो प्लेटलेट्स उसको कवर करके और क्लॉट बना लेते हैं फटाफट। समझ गए ना? तो रुकावट आ जाती। इसीलिए देखिए अग्निकर्म भी किया जाता है ब्लीडिंग के दौरान, जिससे वो आर्टरी जो है वो सिकुड़ जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। क्लियर है ना? तो वो स्तंभन कर्म है। अब वहाँ कैसे अग्नि से स्तंभन हो रहा है? देखिए भाई, अगर आप अग्निकर्म करोगे तो वहाँ अग्नि रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। लेकिन वहाँ हो क्या रहा है? गति का अवरोध, यानी जो बह रहा था रक्त उसमें रुकावट आ रही। अब वो कैसे हो रही है? संकोच होके। तो कर्म क्या हो रहा है? रक्त स्तंभन हो रहा है। हो किसके रहा है? द्वारा? अग्नि के द्वारा। जबकि मोटे तौर पे आप पढ़ो कि अग्नि तो स्तंभन करती नहीं है ना। इसलिए आपको वहाँ का विज्ञान समझना है कि वहाँ वो वैसा कैसे काम करता है। तो वो वहाँ जो है मांसपेशियों में, जो आर्टरी में मांसपेशी होती है, मस्कुलर पार्ट होता है कि नहीं होता? आर्टरीज को आपने पढ़ा होगा, तीन लेयर्स होती हैं उसकी वॉल में। तो जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, जो मस्कुलर लेयर है, वो लेयर मांस जो है उसमें संकोच होता है, और उसकी वजह से फिर जो है टोटल का टोटल
आर्टरी का भाग संकोचित होता है और रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है। ठीक है ना। तो देखिए शीतम, अब शीत गुण तो संकोचकारी भी होता है और दूसरा शीत गुण जो है वो द्रव को सॉलिड में भी कन्वर्ट करता है। अब देखो जो संकोच होता है उसी से सॉलिड बनता है, अगर आप ध्यान करो तो, क्योंकि लिक्विड के जो एटम्स होते हैं उनके लॉन्ग मतलब बॉन्ड्स होते हैं, तो दो एटम के बीच की दूरी ज़्यादा रहती है। गैस में उससे भी ज़्यादा रहती है, इसलिए गैस ज़्यादा एक्सपेंडेड होती है। और उसी को जब हम गैस को एक्सपेंशन को कम कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, लेकिन उसको आप बाई प्रेशर क्या करते हैं, उसका एक्सपेंशन कम कर देते हैं, प्रेशर से उसको प्रेस कर देते हैं, तो जो दूर दूर थे वो नज़दीक नज़दीक आ गए, तो वो क्या चेंज हो गया, लिक्विड में। यदि आप और प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, वो सॉलिड हो जाएगा। अब ये तो आप एक्सटर्नली प्रेशर लगा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। यदि इंटरनली खिंचाव बढ़ जाए तो दूरी घट जाएगी। क्लियर है ना। तो शीत गुण से क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है, क्योंकि शीत गुण जल का गुण है, तो वहाँ जल से जोड़ जो है वो छोटा होने लगता है, मतलब कि पास पास आने लगते हैं। स्निग्ध गुण होता है जल में, समझ पा रहे कि नहीं। शीत गुण से जल बढ़ेगा, तो जहाँ जल बढ़ेगा वहाँ स्नेह बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा तो खिंचाई बढ़ेगी और वो पास पास आएंगे, इसलिए संकोच होगा। समझ में आ रहा है, सॉलिड बनेंगे। अब देखिए संकोच भी इसी द्वारा हो रहा है और सॉलिड भी इसी के कारण बन रहा है। इसलिए शीत गुण स्तंभन में प्रमुख गुण है। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए शीतलता से बड़ी जल्दी स्तंभन होता है। अब आप कोई भी ऐसी चीज़ देखिए, वायु स्तंभन भी करती है। क्या आप स्तंभन की परिभाषा पढ़ते हैं, रोक्षा शैत्यात् कषायत्वात् लघुपाकात् यद भवेत्, है ना। शीतकृत स्तंभनम पढ़े कि नहीं। तो ऐसा वहाँ कह दिया कि भाई शीत गुण जो है वो आपस में खींच करके रोक लगा करके, मार्ग अवरोध करके, संकोच पैदा करके स्तंभन का कर्म करता है। शीत है तो वो कहता है कि भाई अभी मत जाओ, जाने नहीं देता। और उष्ण है तो कहते जल्दी भागो। अब समझो बात को। शीत गुण जो है वो कैसे करता है, चीज़ों को पास में लाता है, इसलिए संकोच होता है, और सॉलिड बना देता है, तो इसलिए भी गति का अवरोध होता है। तो स्तंभन कर्म होता है। स्तंभन कर्म में प्रमुख रूप से क्या है कि सभी प्रकार की गतियों का अवरोध होने लगता है ना, रुकावट आने लगती है। ठीक है। अब मंद गुण, मंद तो जानते ही हो कि जो मंद गुण वाला है वो स्वयं तो तेज नहीं हो पाता उतना, लेकिन जो गतिमान है उसको जरूर रोक लेता है ना। मंद गुण जो है वो पार्थिव गुण है, जल का भी गुण है, और ये तामसिक गुण है, इसीलिए ये किसी भी गति में अवरोध पैदा करेगा, किसी भी गति को धीमा करेगा। ठीक है ना, परिवर्तन को धीमा करेगा। गति से तात्पर्य यहाँ परिवर्तन भी है ना। तो कोई भी जो परिवर्तन हो रहा है वो उसको रोक देना भी स्तंभन है। जैसे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, अगर हम कैटाबॉलिक परिवर्तन हो रहे हो या एनाबॉलिक परिवर्तन हो रहे हो, परिवर्तन तो परिवर्तन है, कैसा भी हो सकता है, उस क्रिया को भी रोक देना स्तंभन कर्म है। ठीक है। फिर अगला मृदु। अब भला बताइए मृदु कैसे जो है स्तंभन कराएगा। मृदु जो है वो जल भाव को बढ़ा करके, जल को बढ़ाता है, तो जल अपेक्षाकृत सघन होता है गैस से, या जल का बृहत आकार होता है, तो आकार के कारण वो किसी भी गति को धीमा करता है। नंबर 3 बात ये है कि जल जो है वो जलने नहीं देता किसी को, न जलाने देता है अग्नि को। अग्नि ही गति पैदा करती है, मतलब अग्नि गति को इम्प्रूव करती है।
गति तो वायु करती है, ठीक है ना, लेकिन अग्नि उसकी गति को बढ़ा देती है, अग्नि बढ़ा देती है। और जल के द्वारा अग्नि भी मंद होती है और वायु भी मंद होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? जल के संयोग में आने पर वायु भी मंद हो जाती है और अग्नि तो मंद होती ही होती है। अब देखिए ज़रा, जब पृथ्वी पर जल कम हो जाता है तो वायु की गति बढ़ जाती है, लेकिन जब पृथ्वी पर जल की अधिकता रहती है, जैसे शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में, तो तेज आंधियाँ नहीं चलती। सही है कि नहीं? जी। लेकिन वही ग्रीष्म ऋतु में जल कम रहता है तो फिर वायु और अग्नि दोनों बढ़ी रहते हैं लोक में, शरीर में नहीं, है ना। तो उस काल में वायु बहुत तेज़ी से चलती है और आग भी अगर लग जाए तो बहुत तेज़ी से लगती है। देखो, आग का काम क्या है? वायु की गति में बहुत वृद्धि करा देना। जलाती आग है, लेकिन अगर वायु चल रही हो तो बहुत तेज जलने लगती है, ठीक है ना कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना? तो अब यहाँ पे जो मृदु गुण है ये दोनों के विपरीत है। मृदु गुण जो है वो अग्नि के भी विपरीत है और वायु के भी विपरीत है, इसलिए फिर वो क्या करेगा? मंदता पैदा करेगा कि नहीं पैदा करेगा? तीक्ष्णता या तेजी कौन पैदा कर सकता है? अग्नि और वायु। अब वो जब अग्नि और वायु कम हो गए तो गति अपने आप रुकने लगेगी। इसी क्रिया को हम स्तंभन क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा। फिर उसके बाद श्लक्षणम। अब श्लक्षण माने क्या होता है भाई? कि एक तो श्लक्षण माने होता है कि अत्यंत चिकना होना, है ना, कि बहुत ज़्यादा चिक्कनपन होना, ऐसा चिकना होना, वो श्लक्षण का गुण है। अब जो चीज़ चिकनी है उसकी तो गति बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि वो तो भाई उसमें रुकावट करने का गुण नहीं है। तो फिर श्लक्षण गुण से कैसे? अब यहाँ पे स्तंभन कर्म भला श्लक्षण गुण से कैसे हो? बड़ी अजीब स्थिति है। आचार्यों ने लिखा है तो होता तो है, और हमको सोचना है। इसमें आप कुछ सोच सकते हो क्या हो सकता है? श्लक्षण गुण पढ़े हो? हमारे जो वीडियो में पढ़ा हुआ है श्लक्षण गुण। अच्छा, पिच्छिलवत गेयम आचार्यों ने लिखा है। श्लक्षणः पिच्छिलवत गेयम, ये बात लिखी है, ध्यान है कि नहीं? अब जो पिच्छिलवत है तो वो चिपकने का काम करेगा, इसीलिए गतियों को रोकेगा, है ना। और दूसरी बात ये होती है कि गति रोकने से, मैंने अभी बताया कि कोई भी जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी यदि रोका जाए तो वो भी गति रोकना हुआ, वो भी स्तंभन कर्म हुआ। जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, ये क्या है? गति है। अगर बदलाव को रोक दिया जाए तो फिर स्तंभन कर्म हुआ। केवल बहने को रोकना ही स्तंभन नहीं है, किसी भी तरीके की गति को रोकना, ठीक है ना। तो श्लक्षण क्या करेगा? गति यानी बदलाव को रोकने का काम करेगा, ठीक है ना, इसलिए स्तंभन होगा। अब दूसरा सूक्ष्मम। अब सूक्ष्म गुण तो सब जगह प्रवेश कर जाता है, फिर भला बताओ गति कैसे रोकेगा? लेकिन जो सूक्ष्म गुण है, यहाँ भी सूक्ष्म में भी एक बात है कि जितना जो चीज़ सूक्ष्म होती है वो उतनी ही शक्तिशाली होती है। जैसे सूक्ष्म गुण आकाश में है और सूक्ष्म गुण वायु में है, और वायु अत्यधिक शक्तिशाली है। वायु जो है वो सारे ब्रह्मांड को चलाती है, देखिए आप, ठीक है कि नहीं। जो अत्यधिक शक्तिशाली वायु है वो कई बार गति प्रदान करती है और कई बार गति को रोक देती है। वायु स्वयं गति कराती भी है और गतियों को रोकती भी है। इस तरीके से सूक्ष्म गुण दोनों तरह के काम करता है, गति करा भी सकता है और गति को, हाँ, अधिक शक्ति के साथ रोक भी सकता है, ठीक है ना। देखिए, मन सूक्ष्म गुण से युक्त है, कहते हैं ना मन बहुत सूक्ष्म है,
इसीलिए बहुत बहुत बलशाली है मन, बहुत बलवान है कि नहीं है। जी सर। तो अब मन अगर चाहे तो नियंत्रण भी कर सकता है, मन अपना भी नियंत्रण करता है, इंद्रियों का भी नियंत्रण करता है, और ना चाहे तो नियंत्रण में भी नहीं आता है, खुद नियंत्रण में भी नहीं आता है, और चाहे तो नियंत्रित भी हो सकता है ना। इसलिए इस तरीके से ये कर्म दोनों है। अब रूक्षम है, यहाँ देखिए, जैसे आप कुछ भी करना चाहते हो तो वहाँ का यदि जो पर्यावरण है वो आपके अनुकूल है तो आप कार्य तेजी से करोगे, लेकिन अगर वहाँ रुक्षता है, रुक्षता मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस, तो वहाँ की गति रुकेगी। अनफेवरेबल मतलब आपको किसी तरीके से पसंद ना आने वाली स्थितियाँ, ऐसे में आपके कार्य की स्थिति क्या होगी, रुकने लगेगी। पढ़े जैसे आप कॉलेज गए और मान लो वहाँ की आपके हिसाब से स्थितियाँ नहीं हैं, तो आपकी पढ़ाई में कमी आने लग जाएगी, रुकावट आने लग जाएगी, है ना। तो ये कर्म क्या हुआ, स्तंभन कर्म हुआ, ठीक है ना भाई। तो रुक्षम द्रवम, अब यहाँ द्रव का तात्पर्य लिक्विड नहीं है, द्रव का तात्पर्य यहाँ है ढीलापन। अरे कहते ये आदमी बहुत ढीला है यार, इससे नहीं हो पाएगा। ढीला मतलब बहुत ही सुस्त, बहुत ही धीमा। धीमा होना मतलब कार्य में रुकावट आना, है ना। यहाँ द्रव से तात्पर्य क्या है, ढीला होना, यानी सुस्त होना, मंद होना, अरुचिपूर्ण होना, ठीक है। तो फिर अब आप जान सकते हैं कि द्रव गुण जो है जल में होता है और जल में मंद गुण भी होता है। तो यहाँ इनडायरेक्टली द्रव गुण जो करके उसको किसी चीज़ को ढीला करने की, एक उदाहरण से आप इसको समझें, जैसे आपके अगर हार्ट मसल्स जो है वो ढीली पड़ जाए, उनकी टोन लॉस हो जाए, तो फिर ठीक से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो ब्लड की गति और पंपिंग की गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं। यदि आपकी मांसपेशियां शिथिल हो जाएं तो आपके हाथ पैर की गतियां रुकने लगेंगी। बात समझ रहे हैं, ढीली हो गई तो रुकने लगेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। टोन चाहिए वहाँ पे, इसलिए जहाँ टोन लेस होना, वो अब यहाँ द्रव शब्द का तात्पर्य ये रहेगा। इसलिए गति में रुकावट आना। फिर स्थिरम, अब किसी भी परिवर्तन को गति कहते हैं और परिवर्तन के रुकने को स्तंभन कहते हैं। तो कोई चीज़ स्थिर है तो परिवर्तन को रोकेगी, है ना। इसलिए स्थिर से यहाँ पे स्तंभन कर्म होगा, ठीक है। यद द्रव्यम लघु च उद्दिष्टम, अब जो लघु है वो लंघन कर्म करता है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, यानी लंघन से तात्पर्य ये है कि आपकी जो शक्ति है उसको कम कर देना, यानी शक्तियों में लघु कर दिया आपको। शक्ति लघु हो गई तो आपके कार्य करने की गति लघु हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, रुकावट आएगी। जैसे कहते हैं आप शरीर में काम करने की ताकत ही नहीं बची। यहाँ लघु से तात्पर्य क्या है, शक्ति को लघु कर देना, यानी कि कर्म करने वाली जो शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो रही हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, इंटेंसिटी में लघुता आ रही है। तो लघुता आ गई तो अब वो जितना काम कर सकती थी पहले शक्ति, अब उतना काम नहीं कर पाएगी, तो परिवर्तन में डिलेड स्थिति हो जाएगी, यानी देर से परिवर्तन होगा। और परिवर्तन में रुकावट आने को ही हम क्या कहते हैं, स्तंभन, ठीक है। तो इस तरीके से जो लघु गुण वाले होते हैं वो भी स्तंभन कर्म करने में सहयोग करते हैं। इसीलिए जब आचार्य ने वहाँ बताया लघु पाकाच यद भवेत् वात कृत स्तंभनम, वहाँ क्या लिखा है, लघु पाकात लिखा हुआ है। रोक्षा शैत्यात् कषायत्वात् लघु पाकाच यद भवेत् वात कृत, ठीक है जी। इसलिए तो इस प्रकार से आपको स्तंभन पढ़ा दिया गया।